1994 की गर्मियों में जब किम इल सुंग इतिहास में समा गए, उसी क्षण राष्ट्र एक नए दौर में प्रवेश कर गया। एक ऐसा दौर जो पहले से अधिक अंधकारमय, शांत और गहराई से गोपनीय था। किम जोंग इल ने आगे कदम बढ़ाया, किसी नाटकीय भाषण के साथ नहीं, बल्कि सोची समझी खामोशी के साथ। प्योंगयांग की नम सुबह में ताइदोंग नदी के ऊपर धीरे धीरे सूरज उगा और नए नेता ने उस स्थान को ग्रहण करने की तैयारी की जिसे उसके पिता ने वर्षों से उसके लिए बनाया था। प्रिय नेता का युग शुरू हो चुका था। सुबह 8 बजे वर्कर्स पार्टी मुख्यालय के ऊंची छत वाले हल्के रंग के हॉल में वरिष्ठ अधिकारी इकट्ठा हुए। किम जोंग इल अंदर आए, बिना तामझाम, बिना तालियों, बिना नारों, सिर्फ चुप्पी। वे धीमे नियंत्रित कदमों से चले, आंखें तेज, चेहरा पढ़ पाना असंभव। जो लोग उन्हें देख रहे थे वे समझ गए, यह वह व्यक्ति नहीं था जिसे शक्ति दिखाने के लिए आवाज उठानी पड़े। उसकी शक्ति गोपनीयता में थी और जल्द ही यही गोपनीयता पूरे राज्य की आत्मा बन गई। 10 बजे तक उनका पहला आदेश जारी हो चुका था। अधिकारियों की हर गतिविधि की निगरानी की जाए, सभी आंतरिक दस्तावेज सुरक्षित किए जाए, सभी संचार लाइनें फिल्टर हों और कोई भी सूचना, बिल्कुल कोई भी, विदेशों तक न पहुंचे जब तक वह व्यक्तिगत रूप से इसे मंजूरी न दें। नई प्रणालियां उभरने लगीं, कोडित संदेश, सीलबंद फाइलें, कई स्तरीय अनुमतियां, अलग थलग नियंत्रण केंद्र, यहां तक कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी केवल आधी जानकारी दी जाती थी। पूरा सच केवल एक ही व्यक्ति जानता था, किम जोंग इल। यही उनका शासन था, रहस्य को कवच बनाकर। दोपहर तक पहली शांत शुद्धियां शुरू हो चुकी थीं। न कोई सार्वजनिक आरोप, न कोई मुकदमा, न कोई भाषण। अधिकारियों को बस हटा दिया जाता। कुछ को दूरदराज क्षेत्रों में भेज दिया गया, कुछ को श्रमिक शिविरों में, कुछ रात में गायब हो गए और फिर कभी उनका नाम नहीं लिया गया। किम जोंग इल मानते थे कि अनिश्चितता डर से भी अधिक निष्ठा पैदा करती है। किसकी बारी कब आएगी कोई नहीं जानता था और यही वह चाहते थे। प्रचार विभाग को नए निर्देश मिले। किम जोंग इल उतने सार्वजनिक नहीं होंगे जितने उनके पिता थे। वे लंबे भाषण नहीं देंगे, जनता के बीच अधिक नहीं दिखेंगे, खुले दौरे कम करेंगे। इसके बजाय वे दिखेंगे पूर्ण रूप से सजे धजे फोटोग्राफों में, नियंत्रित टीवी प्रसारणों में, सावधानी से संपादित वृत्त चित्रों में, योजनाबद्ध कारखाना द्वारों में, कलात्मक रूप से तैयार किए पोर्ट्रेटों में। उनकी छवि दुर्लभ होगी और क्योंकि वह दुर्लभ थी, वह अधिक शक्तिशाली लगती थी। लोगों को सिखाया गया, किम जोंग इल हर चीज देखते हैं, चाहे आप उन्हें ना देख पा रहे हों। शाम 7 होते ही वे अक्सर भूमिगत ठिकानों में बैठकों का नेतृत्व करते। वह ठिकाने जो शीत युद्ध के दौरान बनाए गए थे। उनके चारों ओर होते सैन्य कमांडर, खुफिया प्रमुख, आर्थिक योजनाकार, वैचारिक सलाहकार। कमरे मंद रोशनी में डूबे होते, दीवारों पर नक्शे और हवा में भारी सन्नाटा। किम जोंग इल धीरे बोलते, लेकिन हर शब्द आखिरी होता, हर असहमति खतरनाक। रात 11 होते होते वे अपने किसी गुप्त निवास में चले जाते। ऐसे किलेबंद परिसर जो जंगलों, पहाड़ों और दूर दराज घाटियों में छिपे होते। हर निवास में होते थे निजी भूमिगत सुरंगें, गुप्त रेल लाइनें, निगरानी रोधी कमरे और विशिष्ट सैनिकों की सुरक्षा। वे इतनी अनिश्चितता से स्थान बदलते कि कई बार उनके अपने मंत्री भी नहीं जानते थे कि वह कहां सोए। यह अदृश्यता योजनाबद्ध थी। जिस नेता को ढूंढा न जा सके उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। 1990 के दशक के अंत तक नया उत्तर कोरिया, दशक के अंत तक एक नई व्यवस्था पूरी तरह बन चुकी थी। किम जोंग इल ने उत्तर कोरिया को इस रूप में बदल दिया। गोपनीयता, निष्ठा, छिपी हुई सत्ता की परतें, सूचना की दीवारें, अप्रत्याशित दंड और सावधानी से गढ़ा गया मिथक। उनके पिता ने पूजा व्यवस्था कल्ट बनाई थी, लेकिन किम जोंग इल ने उसके चारों ओर धुंध खड़ी कर दी। अब मंच तैयार था राष्ट्र के इतिहास के सबसे अंधेरे दौर के लिए, भूख, पीड़ा और अविश्वसनीय सहनशीलता के युग के लिए। दुनिया देख रही थी, अनुमान लगा रही थी, गणनाएं कर रही थी, लेकिन जो होने वाला था उसके लिए कोई तैयार नहीं था। सन 2006 के शरद ऋतु की एक सुबह थी। उत्तर पूर्व के पहाड़ों के ऊपर का आसमान हल्का नीला सा धूसर था, जिस पर सूर्योदय की पहली किरणें बस छूने ही वाली थीं। सुबह के 10 बजे कुछ मिनट ही हुए थे जब धरती के गहरे नीचे कुछ हिलने लगा। न कोई प्राकृतिक कंपन, न किसी पुराने पत्थर का सरकना, बल्कि वर्षों की गोपनीय मेहनत, इंजीनियरिंग और महत्वाकांक्षा का परिणाम। उन पहाड़ों के नीचे जबरन मजदूरों द्वारा काट कर बनाए गए सुरंगों में, जिन्हें विशेष सैनिकों ने कड़ी सुरक्षा में रखा था, शासन ने वह किया जिसकी दुनिया को बस अप्रत्यक्ष ही खबर थी, अपना पहला परमाणु परीक्षण। धरती के ऊपर कोई आग का गोला नहीं उठा, कोई विशाल मशरूम क्लाउड नहीं बना, लेकिन पहाड़ कांप उठा। एक छोटा पर बेहद शक्तिशाली झटका जिसने पूरे इलाके में कंपन फैला दिया।
मीलों दूर उपकरणों ने इस हलचल को पकड़ लिया। दूर दराज के देशों में लगे भूकंपीय यंत्र अचानक तेजी से हिले और विश्लेषकों को उसी क्षण समझ आ गया कि कुछ ऐसा हुआ है जिसे नजरअंदाज करना असंभव है। राजधानी में कुछ मिनटों तक जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। मजदूर साइकिल चलाते हुए, छात्र पंक्तियों में मार्च करते हुए, सेना अपने रोजाना के अभ्यास में जुटी हुई। लेकिन तभी शहर भर में लगे लाउडस्पीकर अचानक क्रैकल करने लगे। उद्घोषक की आवाज का स्वर साफ था, शांत, गर्व से भरा, विजयी। घोषणा की गई कि उत्तर कोरिया ने सफलतापूर्वक एक परमाणु परीक्षण किया है। राष्ट्र एक नए युग में प्रवेश कर चुका था। नेतृत्व के लिए यह सिर्फ एक उपलब्धि नहीं थी, यह प्रमाण था, इस बात का प्रमाण कि उनका अलग थलग कठोर नियंत्रण वाला तंत्र ऐसी क्षमता पैदा कर सकता है जिससे दुनिया उन्हें गंभीरता से देखे। सुबह 11 बजे के थोड़ी देर बाद किम जोंग इल ने एक भूमिगत कमांड सेंटर में इस सफलता की पुष्टि प्राप्त की। वरिष्ठ जनरलों ने गहरे झुककर अंतिम भूकंपीय आंकड़े प्रस्तुत किए। डियर लीडर ने सिर हिलाया, चेहरा भावहीन, लेकिन बाद में उनके करीबी लोगों ने कहा कि यह उन दुर्लभ क्षणों में से था जब वे सचमुच संतुष्ट दिखे। दिन खत्म होने से पहले ही यह खबर हर महाद्वीप तक पहुंच गई। पूर्वी एशिया की राजधानियों में आपात बैठकें हुईं। वॉशिंगटन में खुफिया अधिकारी सिचुएशन रूम में एकत्र हुए। यूरोप में राजनयिक तेज तनाव भरी आवाजों में बातचीत करने लगे। दुनिया ने एक बात तुरंत समझ ली, यह अब कोई सैद्धांतिक खतरा नहीं रहा, यह वास्तविक था। राष्ट्रों ने चेतावनियां जारी की, निंदा की और शांति की अपील की, लेकिन प्योंगयांग में इन सब का कोई महत्व नहीं था। प्रचार ट्रक सड़कों पर देशभक्ति गीत बजाते घूम रहे थे। अखबारों ने मोटे अक्षरों में नेता की शक्ति की तारीफ करते हुए सुर्खियां छापी। स्कूलों में बच्चे साहस और राष्ट्रीय गर्व के नारे दोहरा रहे थे। घरों के भीतर लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। कुछ राज्य की कहानी पर विश्वास कर रहे थे, कुछ को चुपचाप डर था कि दुनिया की प्रतिक्रिया क्या होगी। लेकिन सब एक बात समझ रहे थे, उत्तर कोरिया अब एक परमाणु शक्ति था और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। आधी रात तक पहुंचते पहुंचते परीक्षण स्थल फिर से सील कर दिया गया। वैज्ञानिक हाथ में पकड़ी मध्यम रोशनी वाली लैंप के नीचे आंकड़े इकट्ठा कर रहे थे। सैनिक बर्फीली हवा में पहरा दे रहे थे और प्योंगयांग में दूर नेतृत्व अगले चरण की योजना बना रहा था। सन 2006 की उस शरद ऋतु में जब पहला परमाणु परीक्षण पहाड़ों को हिला गया, उत्तरी शासन के भीतर एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई, अब सत्ता पहले से भी अधिक सेना के हाथों से बहेगी। किम जोंग इल ने इस विचारधारा को गढ़ने में वर्षों लगाए थे। उन्होंने इसे सोंगुन कहा, यानी सैन्य प्रथम नीति। लेकिन परमाणु परीक्षण के बाद सोंगुन एक राजनीतिक नारे से बदलकर राज्य की धड़कन बन गया। उसी साल अक्टूबर के अंत की एक ठंडी सुबह थी। सुबह 8 बजे के कुछ समय बाद जब वरिष्ठ जनरल सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के संगमरमर के फर्श वाले सभागार में एकत्र हुए, दीवारों पर लटके पुराने नेताओं के चित्र नीचे देख रहे थे। जब किम जोंग इल कमरे में प्रवेश किया, वे हमेशा की तरह धीमी आवाज में बोले, लेकिन हर कोई आगे की ओर झुक गया, मानो उनकी जिंदगी हर शब्द पर टिकी हो। उनका संदेश सीधा था, सेना राष्ट्र की ढाल होगी, तलवार होगी और रीढ़ होगी। उस सुबह के बाद से जो संसाधन पहले ही कम थे, वे आम नागरिकों के लिए और कम कर दिए गए। ईंधन, धातु, अच्छी गुणवत्ता वाला खाना और उन्नत तकनीक सब सेना की ओर मोड़ दिया गया। गांवों की बेहतरीन फसल भी पहले सेना के गोदामों में जाती, उसके बाद ही लोगों तक एक दाना पहुंचता। सन 2007 के दौरान यह बदलाव और साफ दिखने लगा। उमस भरी गर्मियों की एक दोपहर ठीक 2 बजे के बाद सैनिक प्योंगयांग की सड़कों पर विशाल पंक्तियों में मार्च कर रहे थे, किसी परेड के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अब उनकी उपस्थिति ही राष्ट्रीय जीवन का प्रतीक बन चुकी थी। फैक्ट्रियों, स्थानीय परिषदों, अनुसंधान केंद्रों, यहां तक कि प्रचार विभागों में भी सैन्य अधिकारियों को प्रमुख पदों पर तैनात कर दिया गया। जहां पहले नागरिक अधिकारी बैठते थे, अब वर्दियां खड़ी थीं। नेता के प्रति निष्ठा का अर्थ अब सेना प्रधान राज्य के प्रति निष्ठा था। देश भर के शहरों और गांवों में लोग हमेशा की तरह ढल गए, चुपचाप, सावधानी से और रात के समय धीमी फुसफुसाहटों के साथ। जब लाउडस्पीकर देशभक्ति संदेश बजाना बंद कर देते थे, माएं अपने बच्चों को सैनिकों को अतिरिक्त सम्मान से नमस्कार करना सिखाती। किसान फसल कोटे के बारे में सेना के आदेश मानना सीख गए। छात्रों को लंबे अभ्यास, कड़ी अनुशासन और अधिक कठोर वैचारिक प्रशिक्षण में शामिल होना पड़ता। सर्दियों की सुबहों में जब जमी हुई धरती पर धीमे धीमे सूरज उगता, लाउडस्पीकर प्रसारण करते, यह दोहराते हुए कि सेना राष्ट्रीय अस्तित्व का स्तंभ है। ये संदेश इतने बार बजते कि जीवन की पृष्ठभूमि की आवाज बन गए, हवा या गिरती बर्फ की तरह। राजधानी के भीतर सैन्य आवाज ब्लॉकों को नए रंग, काम करने वाली हीटिंग
और बेहतर भोजन दिया गया। कुछ ही गलियां दूर साधारण परिवार तंग अपार्टमेंटों में रहते थे, जहां बिजली टिमटिमाती रहती थी और ठंड से बचने के लिए पर्याप्त ईंधन भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन शिकायत करना अकल्पनीय था। डर दशकों पहले ही गहराई तक जमा दिया गया था और सोंगुन के तहत वह और गहरा हो गया। प्रचार सैनिकों को ऐसे नायक के रूप में दिखाता था जो जनता के लिए कष्ट सहते हैं। वास्तविकता में जनता कष्ट सहती थी ताकि सैनिक मजबूत बने रहें। किम जोंग इल के शासन का अंतिम अध्याय अचानक नहीं आया। यह धीरे धीरे आया, जैसे दूर क्षितिज पर कोई सर्दी का तूफान बुन रहा हो। पहले महल की दीवारों के भीतर एक फुसफुसाहट के रूप में, फिर राज्य भर में फैली एक मौन बेचैनी के रूप में। वर्ष 2011 की एक जमनी हुई सर्द सुबह थी। सुबह 7 बजे कुछ ही मिनट गुजरे थे जब किम जोंग इल अपने बख्तरबंद ट्रेन में सवार हुए। उनकी यात्रा का पसंदीदा तरीका। बाहर ग्रामीण इलाकों पर सफेद जमी हुई पाला पड़ी थी, शांत और स्थिर। राष्ट्रीय नेता एक निजी कोहरे वाले डिब्बे में बैठे थे, जहां दीवारें चमकते लकड़ी से सजी थीं। सहायक शांतिपूर्वक दस्तावेजों को मेज पर रख रहे थे, हीटर समायोजित कर रहे थे और नर्वस निगाहों से उन्हें देख रहे थे। महीनों से उनकी सेहत कमजोर हो रही थी, लेकिन किसी ने अपने मुंह से यह बात कहने की हिम्मत नहीं की थी। ट्रेन जैसे जैसे बर्फीले परिदृश्य से गुजर रही थी, किम जोंग इल अपनी सीट पर पीछे झुक गए। रेल की पटरियों की लय, एक मुलायम दोहरावदार खड़क चारों ओर गूंज रही थी। फिर किसी समय मध्य सुबह के करीब, जब ट्रेन दूर किसी सुनसान घाटी से गुजर रही थी, उनकी सांस धीमी पड़ीडीएच गई। उनके सहायकों ने तुरंत भागकर उन्हें संवलित किया। अनुशासन में छिपी बेचैनी के साथ डॉक्टर बगल के कोच से बुलाए गए। आदेश फुसफुसा कर दिए गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किम जोंग इल, वह व्यक्ति जिसने गुप्तता और डर की एक साम्राज्य बनाई थी, उस स्टील की चलती कहिले में अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मृत्यु की खबर तुरंत जनता तक नहीं पहुंची। घंटों फिर और घंटे गुजरे। नेतृत्व ने बंद दरवाजों के पीछे भविष्य सुरक्षित करने में जुट गए। शाम के शुरू होते ही लगभग 6 बजे के बाद शीर्ष अधिकारियों की बैठक हुई। मुख्यालय में दीवारों पर किम इल सुंग और किम जोंग इल के चित्र टंगे थे और कमरे में डर गणना दोनों का माहौल था। मेज के सिर पर बैठा वह युवक था जो अब संपूर्ण राज्य विरासत में पाता, किम जोंग उन। हालांकि वह अभी केवल अपने लेट 20s में था, लेकिन उसे धीरे धीरे सावधानी से उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा था। लेकिन वह रात, वह पल वास्तव में उसके शासन की शुरुआत थी। अगले दिन दोपहर से ठीक पहले एक सार्वजनिक घोषणा की गई। स्टेट टीवी पर एक सनसनीखेज काले वस्त्र पहने शख्स ने कांपती आवाज में संदेश सुनाया। प्रिय नेता, साथी किम जोंग इल भारी मानसिक और शारीरिक तनाव के कारण हमारे मध्य नहीं रहे। राष्ट्र भर में लाउडस्पीकरों ने यह संदेश दोहराया। फैक्ट्रियां बंद हो गईं, स्कूल ठहर गए, लोग घुटनों पर गिर पड़े, जोर जोर से रोने लगे। कुछ निष्ठा के कारण, कुछ डर के कारण, कुछ इसलिए क्योंकि आंसू ही एक सुरक्षित प्रतिक्रिया थी। पूरा देश एक लंबी सुनियोजित शोक प्रक्रिया में डूब गया। दिसंबर के अंत की एक कड़कड़ाती सर्द दिन थी। दोपहर के थोड़े बाद जब दफन समारोह शुरू हुआ, प्योंगयांग पर भारी मोटे हिम बर्फ की बर्फ गिर रही थी। सैनिक सड़कों पर पूरी पंक्ति में खड़े थे। उनकी सांसों से हवा में सफेद बादल बन रहे थे। 2000 के दशक के अंत तक किम जोंग उन ने न केवल अपनी सत्ता को मजबूत कर लिया था, बल्कि यह भी समझ लिया था कि सैन्य शक्ति ही वास्तविक वैधता का प्रतीक है। केवल भय के सहारे शासन नहीं चल सकता। दुनिया को देश की ताकत को महसूस करना पड़ता है, और ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक था परमाणु हथियार और मिसाइल तकनीक। एक ठंडी जनवरी की सुबह ईयर 2017 में ठीक सुबह 8 बजे किम जोंग उन ने प्योंगयांग के पास एक सुरक्षित भूमिगत बंकर में अपने शीर्ष सैन्य वैज्ञानिकों और जनरलों की बैठक बुलाई। दीवारों पर नक्शे, तकनीकी रेखा चित्र, मिसाइलों की उड़ान पथ की चार्ट्स और परमाणु क्षमताओं के आंकड़े लगे थे। उन्होंने धीमी लेकिन बिल्कुल स्पष्ट आवाज में कहा, हमारा प्रतिरोध संदेह से परे होना चाहिए, हमारी पहुंच वैश्विक होनी चाहिए। वैज्ञानिकों ने सिर हिलाया। उन्हें पता था कि असफलता का कोई विकल्प नहीं था। उस सुबह के बाद से कई कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ने लगे, जिनमें सटीक इंजीनियरिंग, गुप्त परीक्षण और सावधानीपूर्वक तैयार की गई प्रचार रणनीति शामिल थी। सुबह 10 बजे लॉन्च साइटों पर टीमें एक और मिसाइल परीक्षण की तैयारी कर रही थीं। ट्रकों में पुर्जे काले कवर के नीचे छिपाकर भेजे जा रहे थे। इंजीनियर बार बार गणनाएं जांच रहे थे। हर कदम बेहद सटीक, समयबद्ध और बाहरी दुनिया से अदृश्य था। कुछ घंटों बाद मिसाइलें आकाश में उड़ीं, जिनकी ऊंचाई ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को चिंतित कर दिया। प्योंगयांग में इन परीक्षणों को राष्ट्रीय गर्व और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में पेश किया गया।
वॉशिंगटन, बीजिंग और टोक्यो में कूटनीतिज्ञ तुरंत हरकत में आ गए। देश के अंदर जनता को केवल एक संदेश दिया गया, किम जोंग उन की शक्ति अटूट है। दोपहर 2 बजे प्रयोगशालाओं और सैन्य मुख्यालयों में परमाणु कार्यक्रम के विस्तार पर काम जारी था। वैज्ञानिक नए वॉरहेड डिजाइन, सूक्ष्म आकार, मिनिएचराइजेशन की तकनीक और सटीकता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा कर रहे थे। सुरक्षा नियम और कठोर किए गए, हर कदम गोपनीय, हर फाइल सील, हर वैज्ञानिक लगातार निगरानी में। किम जोंग उन खुद रिपोर्ट देखते, धीरे से सिर हिलाते और दिखाते कि हर फैसले में उनकी सीधी भागीदारी है। यही छवि धीरे धीरे बनाई गई, रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता। शाम 7 बजे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी थीं। समाचार चैनलों पर प्रतिबंधों, निंदा और आपातकालीन बैठकों की खबरें चल रही थीं। लेकिन उत्तर कोरिया में मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों को शक्ति, स्वतंत्रता और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में प्रचारित किया गया। नागरिकों को सिखाया गया कि देश का अस्तित्व इन हथियारों पर निर्भर है। हर परेड, हर प्रसारण, हर स्कूल के पाठ में यह विचार दोहराया गया कि ये हथियार नेता के हैं और नेता राष्ट्र का है। इस चरण के अंत तक शासन ने कई लक्ष्य हासिल कर लिए। सैन्य विश्वसनीयता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्विवाद परमाणु क्षमता स्थापित हो गई। आंतरिक वफादारी, सैन्य प्रधान शासन और नेता के मिथक को भव्य प्रदर्शनों के माध्यम से मजबूत किया गया। राजनीतिक दबदबा, दुनिया से बातचीत, धमकी और सम्मान पाने की नई क्षमता। परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों का विस्तार केवल रणनीति नहीं था, यह किम जोंग उन के अधीन आधुनिक उत्तर कोरियाई राज्य की केंद्रीय नींव बन गया था। 2000 के दशक की शुरुआत तक कठिन समय के दौरान बोए गए छोटे छोटे बीज एक मौन क्रांति में बदल चुके थे। गैर आधिकारिक बाजार, जिन्हें जांगमादांग कहा जाता था, दैनिक जीवन को नया आकार दे रहे थे और धीरे धीरे उत्तर कोरियाई समाज की संरचना बदल रहे थे। एक धुंधली देर वसंत सुबह ठीक 7 बजे के बाद नदियों और रेल लाइनों के पास स्थित कस्बों के बाजार जागने लगते। सड़कों पर चटाइयां बिछाई जाती, टोकरी सावधानी से सजाई जाती और खेतों से आए सामान, तस्करी किए गए उत्पाद और पुराने कपड़ों को प्रदर्शित किया जाता। ये छोटे और अनौपचारिक बाजार अब परिवारों के लिए जीवन रेखा बन चुके थे। लोग वस्तुओं का इस तरह आदान प्रदान करते, मक्का के बदले जलावन लकड़ी, कपड़ों के बदले चावल, बैटरियों के बदले आटा, जड़ी बूटियों के बदले साबुन। हर लेन देन शांत, सावधान, लोगों को स्वतंत्रता का मूल्य सिखाता था। माएं, युवा पुरुष और बुजुर्ग महिलाएं व्यापारी बन गईं, बिना सराहना के पर अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐसे नेटवर्क बना रही थीं जिन्हें राज्य पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। सुबह 10 बजे समाज में महिलाओं की भूमिका अत्यधिक बढ़ चुकी थी। जबकि पुरुष सीधे सैन्य या कार्यस्थल निगरानी में रहते थे, महिलाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई थीं। वे दाम तय करती, व्यापार मार्ग बनाती, विवादों को सुलझाती। इस सूक्ष्म परिवर्तन के माध्यम से महिलाएं जमीनी स्तर पर प्रभावशाली होने लगीं। शासन ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन समाज चुपचाप बदल रहा था। हर दिन की जीवित रहने की लड़ाई में लोग सीख रहे थे मोल भाव, संसाधन संचालन और प्रबंधन के पाठ। दोपहर 2 बजे बाजारों में उस समय सबसे कीमती सामान पहुंचने लगता। चीन और आसपास के देशों से तस्करी किए गए उत्पाद, कपड़े, राज्य द्वारा दिए गए कपड़ों से अधिक गर्म और टिकाऊ साबुन, कैंडी और छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रेडियो जो बाहरी प्रसारण पकड़ सकते थे। ये वस्तुएं सिर्फ उपयोगी नहीं थीं, वे बाहरी दुनिया की झलक, विचार और संस्कृति लेकर आती। लोग बिना देश छोड़े ही देश की दीवारों से बाहर की जिंदगी को समझने लगते। हालांकि सरकार इन लेन देन पर नजर रखने की कोशिश करती, लेकिन व्यापारियों की संख्या और उनकी चतुराई इसे असंभव बना देती थी। शाम 7 बजे बाजार बंद होने लगते, लेकिन उनका प्रभाव जारी रहता। व्यापार नेटवर्क ऐसे समुदाय बना रहे थे जो भय नहीं बल्कि आपसी भरोसे पर आधारित थे। पड़ोसी एक दूसरे का सामान छुपाने में मदद करते, परिवार भोजन, दवा या कपड़ों के बारे में खबरें साझा करते, बच्चे स्कूलों में नहीं सिखाई जाने वाली बातें सीखते, व्यापार, जिम्मेदारी और कठिन हालात में काम चलाने की कला। इस तरह समाज धीरे धीरे राज्य पर पूर्ण निर्भरता से हटकर आत्मनिर्भरता के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगा। शांत, क्रमिक और गहरे प्रभावशाली। रात 10 बजे शहर अंधेरा और शांत हो जाता। परिवार अपनी छोटी उपलब्धियों की गिनती करते, अगले दिन की तैयारी करते और जीवित रहने की फुसफुसाहट भरी योजनाएं बनाते। जांगमादांग अब केवल खरीदने बेचने की जगह नहीं थी, यह लचीलेपन की पाठशाला बन चुकी थी। कौशल, नेटवर्क और सूक्ष्म स्वतंत्रता सिखाने वाली। सरकार कुछ व्यापारियों को रोक सकती थी, कुछ बाजार बंद कर सकती थी, कुछ
लोगों को दंडित कर सकती थी, लेकिन वह उन पाठों को नहीं मिटा सकती थी जो पहले ही फैल चुके थे। स्वतंत्रता, समुदाय और सूक्ष्म अनुकूलन की भावना जड़ें जमा चुकी थी। जब किम जोंग उन ने देश के भीतर अपनी शक्ति को पूरी तरह मजबूत कर लिया, तब उत्तर कोरिया की सीमाओं के बाहर की दुनिया उसे डर, निराशा और गणना के मिले जुले भाव से देख रही थी। देश की परमाणु महत्वाकांक्षाएं, मिसाइल परीक्षण और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अवहेलना ने प्रतिबंधों, वार्ताओं और उच्च स्तरीय कूटनीति की लहरें शुरू कर दी। एक ठंडी फरवरी सुबह वर्ष 2017 में ठीक 8 बजे के बाद बीजिंग से वॉशिंगटन तक राजधानियों में मौजूद राजनयिकों ने मिसाइल लॉन्च की ताजा उपग्रह छवियों की समीक्षा की। संयुक्त राष्ट्र ने आपात बैठकें बुलाईं। व्यापार, बैंकिंग और ऊर्जा आपूर्ति को निशाना बनाते हुए आर्थिक प्रतिबंध तैयार किए गए। प्रेस विज्ञप्तियों में चेतावनी दी गई कि शासन की कार्रवाइयां क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन प्योंगयांग के भीतर इन कार्रवाइयों को अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया। राज्य मीडिया ने विदेशी प्रतिबंधों को राष्ट्र की शक्ति से दुनिया के भय का प्रमाण बताया। नागरिकों को यह कथा सुनाई गई कि किम जोंग उन विरोधी शक्तियों से संप्रभुता की रक्षा करने वाले नेता हैं। सुबह 10 बजे बंद दरवाजों के पीछे उत्तर कोरियाई अधिकारी उन देशों के राजनयिकों से मिले जो बातचीत करने के इच्छुक थे। बातचीत तनावपूर्ण और सख्ती से नियंत्रित थी। शासन ने गारंटी, सहायता और अपने परमाणु दर्जे की मान्यता की मांग की। बाहरी वार्ताकार संयम की अपील करते रहे, लेकिन हर रियायत के बदले उत्तर कोरिया की स्पष्ट शर्त थी, वे अपना परमाणु प्रतिरोध छोड़ेंगे नहीं। किम जोंग उन के लिए कूटनीति मिसाइलों जितनी ही सटीक हथियार थी। समय खरीदने, संसाधन सुरक्षित करने और बिना एक भी गोली चलाए शक्ति दिखाने का तरीका। दोपहर 2 बजे वैश्विक दबाव का वास्तविक असर देश के भीतर दिखाई देने लगा। प्रतिबंधों ने ईंधन आयात सीमित कर दिए, व्यापार घटा दिया और विलासिता के सामान कम कर दिए। लेकिन शासन इस स्थिति के लिए पहले से तैयार था। कारखानों ने कामकाज बदल लिया, स्थानीय उत्पादन बढ़ाया गया और जांगमादांग गैर आधिकारिक बाजारों ने वह भरपाई कर दी जो राज्य नहीं कर पाया। साधारण लोगों ने नेटवर्क, चतुराई और वस्तु विनिमय पर निर्भर रहकर जीना सीख लिया। जो प्रतिबंध राज्य को कमजोर करने के लिए लगाए गए थे, उन्होंने अनजाने में जनता की लचक और अनुकूलन क्षमता को उजागर कर दिया। शाम 6 बजे राज्य मीडिया ने एक नया संदेश प्रसारित किया। टेलीविजन एंकर और शहरों में लगे लाउडस्पीकर एकता, सतर्कता और वफादारी पर जोर देने लगे। संदेश स्पष्ट था, देश बाहरी खतरों का सामना कर रहा है, लेकिन नेता के मार्गदर्शन में उत्तर कोरिया टिकेगा। स्कूल के बच्चे नारे बोलते, मजदूर कारखानों में नारेल गाते, नागरिक समन्वित अभ्यासों में मार्च करते। हर अनुष्ठान इस विचार को मजबूत करता कि जीवित रहना सामूहिक आज्ञाकारिता और शासन के प्रति श्रद्धा पर निर्भर है। रात 11 बजे किम जोंग उन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, प्रतिबंधों और आंतरिक लचीलेपन पर रिपोर्टों की समीक्षा करते। टेबल पर नक्शे, खुफिया जानकारी और आर्थिक वह इन्हें उसी सावधानी से पढ़ते जैसे उन्होंने मिसाइल कार्यक्रम और शुद्धिकरण अभियानों के दौरान किया था। संदेश एक ही था, घर में शक्ति, गोपनीयता और नियंत्रण, और विदेश में सावधानीपूर्वक गणना। हर कूटनीतिक बैठक, हर बातचीत, हर प्रतिबंध शासन की दीर्घकालिक सुरक्षा की बड़ी रणनीति का हिस्सा था। दिन के अंत तक देश 2 वास्तविकताओं में जीता था। आंतरिक रूप से अनुशासित अनुष्ठानों, प्रचार और जीवित रहने की व्यवस्था का वातावरण। बाहरी रूप से एक अलग थलग, चुनौतीग्रस्त राष्ट्र जो दुनिया में अपनी जगह को सावधानी से नेविगेट कर रहा था। उत्तर कोरिया का अस्तित्व केवल भय और आज्ञाकारिता पर नहीं, बल्कि रणनीति, धारणा और वैश्विक ध्यान के संचालन पर भी निर्भर था। बाहरी संघर्ष आंतरिक व्यवस्था से इतना जुड़ गया था कि हर नागरिक, सैनिक और अधिकारी इस जीवित रहने और शक्ति के नाटक का हिस्सा बन गया। 21वीं सदी के दूसरे दशक में भी उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे रहस्यमय और गुप्त देशों में से एक बना हुआ है। पहाड़ों, नदियों और सीमाओं के पीछे एक ऐसा समाज रहता है जो ऐसे नियमों का पालन करता है जिन्हें बाहरी दुनिया मुश्किल से समझ सकती है। भय, मिथक और जीवित रहने की आवश्यकता से बना एक संसार। एक धुंधली सुबह मार्च के शुरुआती दिनों में ठीक सुबह 6 बजे प्योंगयांग की सड़कों में हलचल शुरू होती है। कामगार और छात्र तय समय के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं। नागरिक वफादारी के अनुष्ठान निभाते हैं। चित्रों को प्रणाम करना, राज्य के व्याख्यान सुनना और झंडा फहराने के कार्यक्रमों में शामिल होना।
राजधानी से बाहर गांव और छोटे कस्बे और भी अधिक अलग थलग होते हैं। किसान अपनी फसलों की देखभाल सतर्कता के साथ करते हैं, हमेशा इस बात से अवगत कि उन पर निगरानी रखी जा रही है। बच्चे आज्ञाकारिता को उसी सहजता से सीखते हैं जैसे वे भाषा सीखते हैं। लोगों के लिए राज्य की दीवारें केवल भौतिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी थीं, तय करती थीं कि वे क्या देख सकते हैं, क्या सुन सकते हैं और क्या कल्पना कर सकते हैं। सुबह 10 बजे तक रेडियो प्रसारण और राज्य मीडिया लोगों को याद दिलाता है कि बाहरी दुनिया खतरनाक, उथल पुथल भरी और शत्रुतापूर्ण है। विदेशी दुश्मनों और वैश्विक साजिशों की कहानियां एक ही संदेश को मजबूत करती हैं। राष्ट्र केवल परिवार राज्य के मार्गदर्शन में ही जीवित रह सकता है। फिर भी इन सीमाओं के भीतर भी बाहरी दुनिया की फुसफुसाहटें किसी न किसी तरह पहुंच ही जाती थीं। तस्करी किए गए रेडियो, गुप्त नेटवर्क और दुर्लभ विदेशी मीडिया के जरिए ये छोटे छोटे टुकड़े एक तनाव पैदा करते थे। आधिकारिक कथाओं और उस मौन समझ के बीच की दुनिया वास्तव में कहीं अधिक विशाल है। दोपहर 2 बजे तक जीवन उसी अदृश्य दीवारों के भीतर चलता रहता है। बाजार, चाहे वे आधिकारिक हों या अनौपचारिक, कड़ी निगरानी में चलते हैं। छात्र ऐसे पाठ पढ़ते हैं जिनमें वफादारी, इतिहास और जीवित रहने के सिद्धांत शामिल होते हैं। फैक्ट्रियों में मजदूर वे सामान बनाते हैं जो शासन और स्थानीय दोनों जरूरतों के लिए होते हैं। हर दिन आज्ञाकारिता और चतुराई के बीच संतुलन साधने का अभ्यास है। परिवार भोजन बचाने, संसाधन साझा करने और थोड़े बहुत स्वतंत्र स्थान बनाने के अपने तरीके ढूंढ लेते हैं। जीवित रहने के लिए बुद्धिमत्ता, सावधानी और अनौपचारिक मानवीय नेटवर्क का मौन ज्ञान आवश्यक है। ऐसे नेटवर्क जो आधिकारिक निगाहों से छिपे रहते हैं। शाम 6 बजे तक सर्वत्र मौजूद निगरानी तंत्र नियंत्रण को और मजबूत कर देता है। मुखबिर, राज्य गश्त और प्रशासनिक निगरानी ये सुनिश्चित करते हैं कि आज्ञाकारिता बनी रहे, लेकिन नियंत्रण पूरी तरह पूर्ण नहीं है। नागरिक प्रणाली को सावधानी से चलाना सीख चुके हैं। वे फुसफुसाते हैं, सौदेबाजी करते हैं और अनुकूलन करते हैं, इन स्पष्ट और अदृश्य दीवारों के बीच अपना जीवन बनाते हुए। सांझ की इस घड़ी में राज्य की द्वैतता साफ दिखती है। यह अत्याचारी भी है और संरक्षक भी, भयभीत करने वाला भी और पूजनीय भी। रात 10 बजे तक प्योंगयांग और उसके आसपास के कस्बे शांत हो जाते हैं। परिवार चित्रों और कैमरों की निगरानी के बीच सो जाते हैं। सड़कें अंधेरी होती हैं, लेकिन विचारधारा और मिथक लोगों के मन को रोशन करते रहते हैं। शासन अडिग रहता है। परिवार राज्य को कोई चुनौती नहीं मिलती, फिर भी सतह के नीचे जीवन चलता रहता है। भय, वफादारी, उम्मीद और जिजीविषा का जटिल संतुलन लिए हुए। उत्तर कोरिया एक ऐसा राष्ट्र है जो दीवारों के पीछे बसा है। विचारधारा की दीवारें, गोपनीयता की दीवारें और वे दीवारें जो एक ऐसे समाज को थामे हुए हैं जो दशकों से नियंत्रण के असर में आकार लेता आया है। उसकी कहानी अधूरी है, उसके रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं और उसके लोग अब भी शक्ति द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर अपने जीवन का रास्ता बनाते जा रहे हैं।